हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आनंद गुप्ता 37। आज मैं आपको क्लास 11 का चैप्टर 5 विधायिका जो है उसका मैं पार्ट थर्ड बना रहा हूँ। अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके वो दोनों पार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले में हमने कानून कैसे बनता है वो सब हमने पढ़ा था। पार्ट सेकंड में हमने ये पढ़ा था कानून कैसे बनता है, और पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था हमने संसदीय विधायिका। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि संसद को कार्यपालिका कैसे नियंत्रित करती है। तो संसदीय नियंत्रण के साधन क्या है? तो बहस और चर्चा, कानून की स्वीकृति या स्वीकृति करना, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, जो संसदीय नियंत्रण के साधन है। अब बहस के चर्चा जो बहस का मंच करवाते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में, ये प्रश्नकाल और ये गण मूर्ति हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ते हैं बहस का चर्चा। ठीक है, वाद विवाद जिसे हम कहते हैं। संसद के बहस वाद विवाद विधायकों पर परिचर्चा होती है। सदन में सामान्य वाद विवाद जो होता है, वाद विवाद जो संसद के बहस वाद विवाद विधायकों पर परिचर्चा होती है। संसद में साधन वाद विवाद के सभी समय भी विधायिका के कार्यपालिका पर नियंत्रित करने का प्रश्नकाल व शून्यकाल। तो इसमें जो संसद में जो होता है बहस जो होता है, वाद विवाद करते हैं, विधेयकों पर चर्चा होती है कि कानून ये ठीक है कि नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों पॉइंटें निकल कर आती है। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका को नियंत्रित। प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है? ठीक है, तो प्रश्नकाल ये रहा। प्रश्नकाल जो होता है इसमें जो मंत्रियों से तीखे सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल जो होगा, आप देखते होंगे कि एक मंत्री जो है खड़ा है, सवालों का जवाब दे रहा है। ये मान लीजिए एक बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी है संसद में, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। ठीक है, कांग्रेस। तो जो कांग्रेस के जो पार्टी है वो बीजेपी में आप देखेंगे एक आदमी खड़ा होगा, तो संसद के कुछ नेता उससे सवाल पूछेंगे। उससे जो बीजेपी की तरफ से जो खड़ा होकर सवाल का जवाब दे रहा होगा, राज्यसभा लोकसभा आपने देखा होगा, उस सवाल का उत्तर देता है। उससे पूछेगा आप क्यों लागू कर रहे हैं, किस लिए लागू कर रहे हैं, ऐसे सब। इससे ये नेगेटिव पॉइंट हो सकती है, इससे पॉजिटिव। इससे बहस का मंच भी वाद विवाद होता रहता है। ठीक है, और फिर शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के बाद समय का समय 12 से 1 बजे तक जो शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल जो पूछते हैं, प्रश्नकाल के बाद जो होता है समय 12 से 1 बजे तक होता है शून्यकाल। पहले प्रश्नकाल होता है, फिर शून्यकाल होता है। पेपर में आपसे 1 नंबर का ये प्रश्नकाल और शून्यकाल 1 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब है प्रश्नकाल सरकार भी कार्यपालिका और प्रशासनीय एजेंसियों पर नज़र रखने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। ठीक है, इसमें जो सामान्य जनता होती है, सामान्य जनता के जो हित के मुद्दे होते हैं, महंगाई, खाद्य वितरण, अनाज की उपलब्धता, दंगे, इस पे उस पे चर्चा की जाती है। जो महंगाई होता है, खाद्य होता है, और खाद्य वितरण पे जो बहस होती है, उस पे जो होता है इस पे चर्चा की जाती है। ठीक है, इस पे जो दंगे हुए, वो अभी दिल्ली में दंगे हुए थे, उस पे चर्चा हुई होगी, तो इसी को कहते हैं। ठीक है, बहस बहुत होती है इसमें। आप देखते होंगे कि कुछ नेता बहुत बहस कर छेड़ जाते हैं, बहस होने लगती है वहाँ पे। बहस ऐसे ही बहस उसमें आप देखते होंगे वो उस पे चिल्लाते हैं, उस पक्ष के नेता। कांग्रेस मान लीजिए बीजेपी पे चिल्ला रहा है, बीजेपी के लोग कांग्रेस पे चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो यही जो होता है बहस बहुत होती है इन सब चीज़ों पे। अब कानून की स्वीकृति अस्वीकृति क्या है? जो कानून की स्वीकृति और अस्वीकृति, कानून को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संसद का है। जो कानून जो होता है, कानून बनता है तो उसका स्वीकार कि भाई ये इसको स्वीकार करना है कि नहीं करना है, कि अस्वीकार करना है, वैसे स्वीकार। और जो संसद के पास है, विधायिका में जिसे बहुमत होता है,
वह आसानी से संसदीय स्वीकृति मिल जाती है। विधायिका में जिसे जिसे बहुमत मिला है, बहुमत ज़्यादा है, उसको उस कानून को बन, जैसे मान लीजिए बीजेपी, ठीक है, तो बीजेपी जो सरकार है उसकी बहुमत बहुत ज़्यादा है। अब बीजेपी कोई सरकार लाएगी, उसके उनके नेता भी बहुत हैं, तो आसानी से स्वीकृति मिल जाएगी कानून की कि हाँ भाई चलो ये कानून बढ़िया है, क्योंकि उनकी बहुमत वाली सरकार है, बहुत ज़्यादा उनमें बहुमत है, पूर्ण बहुमत से जो होती है बीजेपी, पूर्ण बहुमत से। तो इनको आसानी से जो प्रस्ताव है कानून की, वो आसानी से संसदीय स्वीकृति मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब यह नहीं है कि सरकार हर चीज़ आसानी से कर ले। 1989 तक एक पार्टी को पूरा बहुमत मिलता था, लेकिन लेकिन आप मैंने ये लेकिन इसलिए कहा, ध्यान से सुनिएगा कि देखिए 1989 में जो 1919 से जो पार्टी थे उसको उसके बाद का पूर्ण बहुमत मिलता था, पूरा बहुमत मिलता था, जो पार्टी मिलती बनती थी उसको पूर्ण बहुमत मिलता था। पर पर 1959 के बाद अधिकतर सरकार गठबंधन सरकार बनी। तो 1959 के बाद जो अधिकार वो थे, तो अधिकतर सरकार गठबंधन सरकार बनी थी, ठीक है। और 1989 के बाद ऐसा भी हुआ कि लोकसभा में बिल विधेयक पास हुआ, पर जो और 1989 में जो के बाद ऐसा भी हुआ कि लोकसभा में जब बिल विधेयक पास हुआ, पर राज्यसभा के पास, अब पढ़ेंगे कि राज्यसभा का वह पास नहीं हो पाया था, ठीक है, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था, उस पे तो गया हुआ, पर उस पे राज्यसभा में वह पास नहीं हो पाया। लोकसभा में वो बिल विधेयक पास हो गया था, ठीक है, जो 1989 में था, तो लोकसभा में वो विधेयक पास हो गया था, बिल बिल विधेयक। लेकिन जो राज्यसभा में राज्यसभा में है वो पास नहीं हो पाया, ठीक है। लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक और राज्यपाल में विधेयक नहीं हुआ। लोकपाल विधेयक और आतंकवाद निरोधक जो हुआ था, आतंकवाद निरोधक 2000 में, वो राज्यपाल में पास नहीं हुआ था। वित्तीय नियंत्रण, सरकार बजट पास करती है, बजट बनाती है और उसे प्रस्तुत करती है। जो सरकार होती है वो बजट बनाती है और बजट बजट भी पास करती है, जो वित्तीय नियंत्रण होता है, और उसे प्रस्तुत भी करती है। अब विश्वास प्रस्ताव क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इस पर फोकस करके सुनिएगा, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा विपक्षी दल अपना अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अगर एक बार यह पारित हो गया तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, विपक्षी दल अपना अविश्वास प्रस्तुत करते हैं। जैसे मान लीजिए XYZ कुछ भी कानून लागू हुआ, ठीक है, कुछ भी कानून लागू हुआ, तो जो विपक्षी दल के, मान लीजिए बीजेपी ने कोई कानून लागू करा, तो कांग्रेस के जो विपक्षी दल के नेता है उस पे कहेंगे भाई ये तुमने जो कानून बनाया हम इससे बिल्कुल भी हमें बिल्कुल भी ये कानून पसंद नहीं है, तुम इसको बंद करो, रहने दो, इसको हम लागू नहीं करेंगे, ठीक है। प्रस्तुत अविश्वास अपना प्रस्तुत करते हैं। अगर एक बार यह पारित हो गया तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर एक बार यह पारित हो चुका है विपक्षी दल, तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। पर बहुमत वाली सरकार को ऐसा होना आसान नहीं है। जो बहुमत वाली सरकार होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीजेपी की, मान लीजिए बीजेपी अभी वर्तमान में फुल बहुमत से जो सरकार बनती है, तो बीजेपी की फुल बहुमत सरकार है, तो इन जो बीजेपी का जो है, तो उनको सरकार में ऐसा होना आसान नहीं है। गठबंधन सरकार में ऐसा हो सकता है, जो गठबंधन सरकार बनाते हैं। जैसे एक बार आपको पता होगा कि एक बार बनाया था मायावती और कांग्रेस के सरकार मिलके गठबंधन सरकार बनाई थी, आपको याद होगा। तो उसमें गठबंधन सरकार, उसमें वैसे गठबंधन सरकार में भी ऐसा हो सकता है। अब कोरम बहिष्कार, ये क्या है? तो कोरम जो है, कोरम को हिंदी में गण पूर्ति कहते हैं। जो कोरम है
उसे गण पूर्ति कहते हैं। और बहिष्कार क्या है, तो आइए हम कोरम पढ़ते हैं, गौर गण मूर्ति। और इसको के पेपर में पूछ सकता है कि कोरम क्या है। कोरम की जगह, गण मूर्ति की जगह आप ये दे देगा भाई कोरम बताओ गण पूर्ति की जगह, या फिर गण पूर्ति दे देगा कि भाई कोरम गण पूर्ति क्या है, इसके परिभाषा दो। सदन के किसी बैठक के लिए गण पूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होती है। बैठक शुरू होने से पूर्व यदि गण पूर्ति नहीं है तो गण पूर्ति घटी घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीड़ासीन होता है। ठीक है। सदन के जैसे किसी भी बैठक के लिए गण पूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होती है। अब बैठक शुरू होने से यदि गण पूर्ति नहीं होती है तो जो गण पूर्ति है घंटी बजाई जाती है। जो अध्यक्ष पीड़ासन होता है, यानी उन्हें दर्द ऐसे होता है, महसूस होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर। अब बहिष्कार क्या है? अब बहिष्कार क्या है? बहिष्कार ये है जैसे संसद में कोई वो चल रहा हो, अब नेता उसमें वॉकआउट कर देते हैं, मतलब गुस्सा होके संसद को छोड़ के चले जाते हैं। आपने लोकसभा या राज्यसभा में पढ़ा होगा कि जैसे संसद होता है, संसद चल रहा होता है, उसमें छोड़ के चले जाते हैं कि सरकार भाई अब ये सरकार हमें छोड़ के जाना है, हम ये सर वहाँ से उससे ही झगड़ा कर लेते हैं, कुर्सी टेबल तोड़ने लग जाते हैं, फिर झगड़ा करके उसमें वॉकआउट वहाँ से चले जाते हैं। तो इससे जो होता है उसमें रह नहीं पाते, तो बहस नहीं हो पाती, और जो नेता होते हैं वो निकल जाते हैं झगड़ा उगड़ा कर और के। ठीक है। तो अब है संसदीय समिति क्या है? संसदीय समिति व्यवस्था का से संसद की विधायी कार्य का मूल्यांकन तथा देखरेख पर सकारात्मक असर पड़ा। ठीक, जो संसदीय समिति है उसके विधायी के जो मूल्यांकन देखरेख पर सकारात्मक असर पड़ा। संसदीय समिति किसी बिल पर गहन विचार विमर्श करने के पश्चात इसे संसद के पास भेजी जाती है, उसे संसद का समय बचता है। जैसे संसद समिति है, किसी भी बिल पर गहन विचार विमर्श होता है। संसदीय समिति जैसे होता है तो कोई बहुत ही उस पर गहरा विचार करते हैं, फिर जो करने के पश्चात इसे जो संसद के पास भेजी जाती है कि भाई अब ये संसद के पास भेज दो, उसे संसद का समय बचता है कि भाई संसद का इससे समय भी बच जाता है। संसदीय समिति होने के कारण कोई भी बिल जल्दबाजी में पास नहीं किया जाता। अब भाई जल्दबाजी में पास कर देंगे कोई भी बिल, पता चला भाई ये जो था, ये बिल जो था ये गैर कानूनी है, इसको हम पास नहीं कर सकते, तो इसको जो होता है जल्दबाजी में पास कोई भी बिल को नहीं किया जाता, जो कि लोकतांत्रिक में जरूरी है, जो लोकतांत्रिक में जरूरी है। संसद का कार्यभार कम हो जाता है, जो संसद का जो कार्यभार है वो कम हो जाता है। समितियों के जरिए संसद का सुझाव मिल जाते हैं, जो संसद समितियों के जरिए जो संसद के सुझाव हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है। तो यहीं पे जो है आपका चैप्टर 5 विधायी का ये समाप्त होता है। ठीक है। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी आपके क्वेश्चन में डाउट है कि सर मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। ठीक है। और लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।